गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सिविल फर्स्ट ईयर वालों के लिए बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल पोर्शन में डीसी सर्किट थ्योरम लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको डीसी सर्किट कराया था, उसकी जो किरचॉफ्स लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ओम्स लॉ है, जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है सर्किट के अंदर, वो मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपको बताए थे। आज मैं डीसी सर्किट के अंदर जो थ्योरम होती हैं वो बताता हूँ। तो देखिए, डीसी सर्किट थ्योरम के अंदर कई सारी थ्योरम आती हैं, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, कई प्रकार के हमारे ये थ्योरम आ जाती हैं। इन थ्योरम में से कम 2 थ्योरम पेपर में अवश्य आती हैं। तो आज मैं आपको एक पहली थ्योरम कराने जा रहा हूँ, इसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। वैसे मैं आपको बता दूं, जितनी भी सारी जो थ्योरम हैं डीसी सर्किट के अंदर, इन सभी का यूज़ सर्किट के अंदर वोल्टेज एवं करंट को एनालिसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। तो देखिए, चलते हैं नंबर 1 पर, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी क्या कहती है, क्या उसका क्या स्टेटमेंट है? इफ एनी लीनियर नेटवर्क। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पर यूज़ की जाती है। कई सारे सर्किट होते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, डिफरेंट प्रकार के सर्किट, जिसमें कई सारे रेजिस्टेंस लगे हुए होंगे, कई सारे नोड में करंट फ्लो हो रहा होगा, कई सारे विद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ बोलते हैं, लगे हुए होंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हम वहाँ पर यूज़ किए जाती है जहाँ पर एक या एक से अधिक विद्युत वाहक बल ईएमएफ सोर्स लगे हुए हों, वहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ की जाती है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है हमारी? इफ एनी लीनियर नेटवर्क containing resistance and more than one source of EMF, जैसे मैंने आपको बताया, एक सोर्स से ज़्यादा EMF लगे हुए हों, वहाँ पर वो सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ होती है। द करंट फ्लो इन एनी ब्रांच इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ करंट विच वुड सेपरेटली फ्लोइंग इन द ब्रांच। यानी कोई हमारा लीनियर नेटवर्क है जिसमें हमारे, ये सपोज करो ये कोई सर्किट है या कोई लीनियर नेटवर्क है जिसमें हमारे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एवं रेजिस्टेंस R3 लगे हुए हैं, तथा एक या एक से अधिक, ये क्या हैं, वोल्टेज सोर्स बोलेंगे या EMF सोर्स बोलेंगे, लगे हुए हैं। तो ये आपका फर्स्ट ब्रांच हो गई, ये सेकंड ब्रांच हो गई। तो ये क्या बोल रहा है, जो करंट फ्लो हो रही है R1 से होते हुए फर्स्ट ब्रांच में I करंट फ्लो हो रही है, वो क्या हो रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, सॉरी क्लॉकवाइज हो रही है। और E2 के कारण जो इस सेकंड ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज I2। तो जब ये क्लॉकवाइज हमारी करंट फ्लो हो रही है I, वो किसके इक्वल होगी? जब हम इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, इन दोनों ब्रांचों को अलग अलग कर देंगे, तो उनके अंतर्गत जो करंट जो फ्लो होगी हमारी, इसकी सपोज करो जैसे कि ये 2 ब्रांच है हमारी, अभी तो एक ही सर्किट है, इसको हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, यानी कि E1 को हटा देंगे तो सिर्फ E2 रह जाएगा और ये रेजिस्टेंस रह जाएंगे। ठीक, अगर E2 को हटा देंगे तो E1 रह जाएगा। तो E1 और E2 के कारण जो करंट फ्लो होगी प्रत्येक उसमें अलग अलग ब्रांच में,
वो इक्वल होगी किसके, जो हमारी फर्स्ट ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है उसके। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा यही कहता है। तो देखिए आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। सुपरपोजिशन थ्योरम यह कहता है कि किसी एक ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है, सपोज करो इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रही है आई, वो अलग अलग ईएमएफ सोर्स के कारण, यानी कि अब इन दोनों को हम सेपरेट अलग अलग कर लेंगे, तो ये E1 है, ये E2 है, इन दोनों के कारण जो करंट फ्लो होगी उनके वेक्टर के सम के बराबर होगी। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पर यूज होती है, जहाँ पर एक से अधिक सोर्स लगे हुए हों, ईएमएफ सोर्स लगे हुए हों। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे ये वेक्टर सम के इक्वल होती है। कंडीशन एक में अगर हम एक ईएमएफ सोर्स को हटा लेते हैं, यानी कि हमने E2 को हटा दिया, इस वाले सर्किट में देखें E2 को हटा दिया तो सर्किट बन के आया ये वाला E1, ठीक। अब जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्लॉकवाइज हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है I, अब I1 डैश हो रही है, ये I2 डैश हो रही है, ठीक। अब हम E1 को हटाएंगे तो हमें ये वाला सर्किट प्राप्त होगा। यानी कि चित्र में करंट I1 डैश I2 डैश फ्लो हो रहा है, यानी कि इसमें I1 डैश और I2 डैश जो फ्लो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, E1 ईएमएफ सोर्स के कारण। जब हम E1 को हटाएंगे, अब कंडीशन दूसरी में, जब E1 को हटाएंगे कंडीशन दूसरी में तो हमारे ये सर्किट निकल के आएगा। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है I1 डबल डैश I2 डबल डैश, किसके कारण, E2 सोर्स के कारण। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा ये कहता है कि अगर किसी एक ब्रांच में R1 से होती है जो करंट फ्लो हो रही है I, वो किसके इक्वल होगी, इसके I1 डैश के प्लस I1 डबल डैश के, क्योंकि अलग अलग ईएमएफ सोर्स के कारण जो करंट फ्लो हो रही है, यानी कि अब पहले E2 को हटाया तो E1 के कारण जो करंट फ्लो हो रही थी ये हो रही थी I1 डैश, ठीक। और E1 को E2 को हटाने का E1 को हटाने के कारण जो करंट फ्लो हो रही थी वो हो रही थी हमारी I1 डबल डैश, यानी कि एक ब्रांच में, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि किसी एक ब्रांच में करंट जो फ्लो हो रही है I, वो किसके इक्वल होगी, हमारी I1 डैश प्लस I1 डबल डैश के कारण। तो देखिए I1 इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। इसी प्रकार इसमें दूसरे ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है I2, वो किसके होगा, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश के कारण, I2 डबल डैश के कारण, ठीक। तो हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहती है कि किसी एक ब्रांच में, यानी कि इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही थी वो अलग अलग ईएमएफ सोर्स के कारण उस ब्रांच में करंट जो फ्लो करेगा उसके वेक्टर के सम के बराबर होता है। तो ये थी हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम में आपको लेके चलता हूँ थेवेनिन थ्योरम। क्या, ये है हमारी थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का यूज़ तब किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के द्वारा करंट या वोल्टेज फाइंड आउट हमें करना हो, ठीक। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं ऐसे, ये कोई सोर्स है हमारा 12 वोल्ट है, प्लस माइनस है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम यहाँ पर 3 ओम, ठीक।
यहाँ पर एक एलिमेंट लगा हुआ है, पार्टिकुलर एलिमेंट, जिसे ये RL है, जिसे पार्टिकुलर एलिमेंट बोलेंगे। इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक, तो जो इसमें I करंट जो फ्लो होगी, I किसके बराबर होगी? हम जानते हैं I = V/R होती है। I = वोल्टेज थेवेनिन अपॉन रेजिस्टेंस थेवेनिन प्लस पार्टिकुलर जो एलिमेंट है हमारा, इसके ये इक्वल होगी। तो ये क्या बोलता है हमारा? थेवेनिन थ्योरम। तो इस प्रकार से मैंने आपको थेवेनिन थ्योरम कराएं, एक थेवेनिन थ्योरम करा दी, एक सुपरपोजिशन थ्योरम करा दी। जरूरी नहीं कि आप मेरे ही यूट्यूब वीडियो चैनल से पढ़ो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ो। बस मेरी तरफ से आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट आपके लिए नॉर्टन थ्योरम लेके आऊँगा अगले टॉपिक में, नॉर्टन थ्योरम, और इसके कुछ सवाल कराऊंगा। इस प्रकार हमारे EME के अंदर इलेक्ट्रिकल पोर्शन के 2 यूनिट हो जाएंगी तथा 2-3 यूनिट और बचेंगी। इसके साथ आपकी सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लॉकडाउन के तहत घर में रहकर ही अच्छी से अच्छी स्टडी करें तथा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। तो आप काफ़ी अच्छी तरीक़ा से अपने घर पे रहकर अध्ययन करें।